नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कल हम लोगों ने पाठ 10 सरकार के अंग में भाग 1 में विधायिका के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने संसद, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मित्रों, आज भाग 2 में हम लोग विधायिका के कानून बनाने की प्रक्रिया को जानेंगे। कानून बनाने की प्रक्रिया अर्थात विधायिका किस प्रकार से कानून बनाती है। मित्रों, आपको पता है कि कानून बनाने का काम विधायिका का है। तो विधायिका में कानून कैसे बनता है, इसकी जानकारी हम यहाँ लेंगे। मित्रों, कानून बनाने के प्रस्ताव को विधेयक कहा जाता है। कानून बनाने के प्रस्ताव को विधेयक कहा जाता है, जिसे कोई मंत्री या संसद का सदस्य किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से मित्रों, विधेयक कानून कैसे बनता है, कब बनता है, यहाँ हम सब उसकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, कानून बनाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव यानी दरखास्त को विधेयक कहते हैं। कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसे हम विधेयक कहते हैं। मित्रों, विधेयक से कानून बनाने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। तो आइए बारी बारी से हम लोग देखेंगे। मित्रों, संसद कानून में सुधार करने, नए कानूनों को बनाने, पुराने तथा असंगत कानून अर्थात जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, ऐसे कानूनों को रद्द करने अथवा समाप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। मित्रों, विधेयक सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक आदि प्रकार के होते हैं। अब इन विधेयकों को निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद कानून का स्वरूप लेते हैं, जिसकी सामान्य व्यवस्था हमारे संविधान द्वारा जो दी गई है वो इस प्रकार है। किसी भी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मित्रों, हमें पता है कि हमारा संसद 2 सदनों वाला है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो इन दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में विधेयक को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। विधेयक मंत्री अथवा सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद में विधेयक कौन प्रस्तुत करेगा? वो मंत्री हो सरकार का या सदन का सदस्य हो, ऐसा व्यक्ति ही विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। तो इसलिए कहा गया कि विधेयक मंत्री अथवा सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मित्रों, जब संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक को पारित करने के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो, विवाद हो जाए, तब राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उसमें बहुमति से विधेयक पारित किया जाता है। और संयुक्त बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर ही करता है, स्पीकर ही संभालता है। संयुक्त बैठक का संचालन कौन करता है? संयुक्त बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष ही संभालता है या करता है। मित्रों, अब हम एक एक विधेयक को किस प्रकार से, किस विधि से वे कानून का रूप लेते हैं उस पर चर्चा करेंगे। अर्थात विधेयक से कानून बनाने की विधि। सामान्य विधेयक अनेक सामान्य विधेयकों को मंत्रियों द्वारा सदन में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रथम वाचन कहा जाता है। अर्थात सबसे पहले विधेयक का जो प्रस्ताव प्रस्तुत होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रथम वाचन कहते हैं। जिससे अब प्रथम वाचन में क्या क्या होता है, किन पर चर्चा होती है? जिससे विधेयक का शीर्षक, विधेयक का उद्देश्य तथा उसे लाने के कारणों का उल्लेख होता है। इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने से पहले उस सदन के अध्यक्ष की तथा अगर विधेयक वित्तीय विधेयक है तो प्रस्तुत करने के लिए केंद्र में राष्ट्रपति से और अगर राज्य में
ऐसा हो रहा है तो राज्यपाल की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। प्रथम वाचन में विधेयक की सामान्य जानकारी तथा उसके मुख्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होती है और ज़रूरत पड़ने पर मतदान करवाया जाता है। मित्रों, यहाँ बता दूँ, सामान्य विधेयक और वित्तीय विधेयक। सामान्य विधेयक जो है वो कोई भी सदन का सदस्य प्रस्तुत कर सकता है उस सदन की अध्यक्ष की अनुमति से। लेकिन अगर विधेयक वित्तीय विधेयक है, वित्तीय विधेयक का मतलब है आर्थिक विधेयक, पैसे का मामला हो, पैसे के लेन देन वाला विधेयक हो, तो उसे प्रस्तुत करने से पहले अगर हम संसद में प्रस्तुत कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका आदेश लेना पड़ेगा। और अगर किसी राज्य के विधानमंडल में वो विधेयक प्रस्तुत हो रहा है तो उस राज्य के राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से अगर सामान्य विधेयक है तो उस सदन के अध्यक्ष से अनुमति लेनी है, और अगर वित्तीय विधेयक है तो केंद्र में राष्ट्रपति से और राज्य से राज्यपाल में अनुमति लेनी होती है। मित्रों, प्रथम वाचन में उसके मुख्य मुद्दों पर चर्चा होने के बाद द्वितीय वाचन के लिए विधेयक प्रत्येक मुद्दों की धारा अनुसार चर्चा होती है। अर्थात दूसरे चरण में, द्वितीय वाचन का मतलब है दूसरे चरण में विधेयक के प्रत्येक मुद्दों की धारा अनुसार चर्चा होती है, अर्थात विस्तृत चर्चा होती है। उसके उद्देश्यों तथा उसके प्राप्त होने वाले परिणामों पर भी बहस होती है, चर्चा होती है कि इस विधेयक के लाने से, इस कानून के बनाने से क्या क्या लाभ होंगे। उसमें लोगों, समूहों, संस्थाओं तथा विरोध पक्ष के अभिप्रायों अर्थात उनके भी विचारों के आधार पर सुधार किया जाता है। अंत में उस पर भी मतदान होता है। द्वितीय वाचन में लोगों, समूहों, संस्थाओं तथा विरोध पक्ष के जो लोग हैं उनका भी सलाह सूचन, विचार, अभिप्राय लिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर विधेयक में आवश्यकता अनुसार सुधार किया कर बाद में उस पर मतदान कराया जाता है। मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि सदन में अधिक कामकाज होने के कारण विधेयक पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती है। इसके लिए संबंधित विषय के अनुभवी तथा विशेष ज्ञान रखने वाले सदस्यों की जो प्रवर समिति है अर्थात ऊपरी समिति, बड़ी समिति को सौंप दिया जाता है, जो विधेयक की जांच करता है। लोकमत का ध्यान रखते हुए प्रवर समिति विस्तृत चर्चा के बाद सुधार कर संबंधित विवरण पत्र सदन को सौंपती है तथा विधेयक को तीसरे वाचन के लिए प्रस्तुत करने के लिए भेजती है। मित्रों, तीसरे वाचन की प्रक्रिया अर्थात तीसरा चरण प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता है, केवल औपचारिकता है। विधेयक में सुधार के लिए दी गई सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के पीछे प्रस्तुत तर्क के बाद अंत में विधेयक के स्वीकार स्वरूप पर मतदान करवाया जाता है। अगर विधेयक के पक्ष में बहुमत होता है तो विधेयक पारित घोषित किया जाता है। उस पर सदन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर करवाया जाता है और उसे फिर दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक इसी प्रक्रिया से गुजरता है। मित्रों, दूसरे सदन अर्थात मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में पहले प्रस्तुत हुआ है तो वह विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। और अगर वही विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत हुआ है तो वहाँ पारित होने के बाद कहाँ आएगा? लोकसभा में। मतलब दोनों सदनों से विधेयक पारित होना चाहिए। दूसरे सदन में आवश्यक संशोधन के साथ पारित हो जाने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों, हमारे यहाँ विधायिका में कानून बनाने की व्यवस्था है, अर्थात कोई विधेयक इन्हीं चरणों से गुजरकर कानून बनता है। मित्रों, अगर दूसरे सदन में विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो उसे पुनः पहले सदन को वापस भेज दिया जाता है, मतलब जहाँ से वो विधेयक आया हो। अगर दूसरे सदन द्वारा विधेयक 6 महीने तक पहले सदन को वापस नहीं किया गया हो जहाँ से वह आया हो तो उस सदन में विधेयक पारित नहीं हुआ ऐसा मान लिया जाता है। जब दोनों सदनों के बीच मतभेद बढ़ गया हो या राज्यसभा में सत्ता पक्ष का बहुमत न हो तब विधेयक को स्वीकृति मिलनी मुश्किल हो जाती है, कठिन हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाकर विधेयक को बहुमत से पारित करवाया जाता है। मित्रों, विधेयक पर
राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करते समय भी राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। जैसे विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, तो हस्ताक्षर करने से पहले राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है वह विधेयक पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति प्रदान करे, अथवा दूसरा है वह विधेयक को अपने पास रख सकता है, अथवा तीसरा है विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद के पास वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति के किसी विधेयक पर मंजूरी प्रदान करने के बाद हस्ताक्षर हो जाने के बाद उस विधेयक को, कानून को सरकारी गजट्स में प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद उसमें जो तारीख बताई गई है, जो तारीख दिखाई गई है, उसी तारीख से उसका अमल शुरू हो जाता है। मतलब वह कानून उसी दिनांक से लागू माना जाता है जो उस गजट में प्रकाशित तिथि होती है। तो मित्रों, इस प्रकार से विधेयक कानून बनता है। दूसरा है मित्रों, अगर विधेयक संविधान सुधार से संशोधित विधेयक है, अभी हमने सामान्य विधेयक की चर्चा की, अगर दूसरा विधेयक जो है वो है संविधान संशोधन, तब क्या होगा? जब संविधान में सुधार से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तब संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों की बहुमति या उपस्थिति तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमति आवश्यक होती है। साथ ही साथ केंद्र तथा राज्यों के संबंधों के संदर्भ में संविधान में सुधार के लिए संसद के दोनों सदनों के आधे से अधिक सदस्यों की सहमति के साथ ही राज्यों के 50% विधानमंडलों की भी स्वीकृति आवश्यक है। सामान्य विधेयक की तरह ही इस विधेयक पर भी विस्तृत चर्चा होती है, अर्थात यह भी विविध चरणों से गुजरता है। जैसे आपको वहाँ सामान्य विधेयक के लिए मैंने बताया, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, उसी प्रकार। अब तीसरे विधेयक पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कोई वित्त विधेयक है। अब वित्त विधेयक के लिए क्या है? कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन निर्णय करता है? लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। बजट से संबंधित तथा वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित विधेयक को वित्तीय विधेयक कहा जाता है। वित्तीय विधेयक किसे कहते हैं? बजट से संबंधित तथा वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित विधेयक को वित्तीय विधेयक कहा जाता है। केंद्र का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री अधिकांशतः 28 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत करता है, प्रतिवर्ष 28 फरवरी को। सभी वित्तीय विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। मित्रों, यह लोकसभा का विशेष अधिकार है, संविधान द्वारा दिया गया है लोकसभा को। लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा इसी आधार पर ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि लोकसभा में ही वित्तीय विधेयक सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। बाकी जो विधेयक हैं वो 2 सदनों में से कहीं भी पहले हो सकते हैं, लेकिन वित्तीय विधेयक अगर है तो वह सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होगा? लोकसभा में। और वह भी निम्नलिखित चरणों से गुजरता है। पहला चरण है लोकसभा में प्रस्तुत वित्त विधेयक पर 2-3 दिन तक प्रारंभिक चर्चा होती है, शुरुआती चर्चा होती है। दूसरे नंबर में बजट में खर्च के लिए रखी गई मांगों के ऊपर चर्चा विचारणा होती है। वित्त मंत्री बजट से संबंधित सभी आंकड़ेकीय जानकारियों को संसद में प्रस्तुत करता है, अर्थात संसद सदस्यों के सामने रखता है। तीसरा, सभी विभागों के मंत्री जैसे कृषि, विज्ञान, सुरक्षा अर्थात संरक्षण, रक्षा, व्यापार वाणिज्य तथा मानव संसाधन विभाग आदि अपने अपने विभागों की मांगों को लोकसभा के समक्ष विचार विमर्श के लिए रखते हैं तथा मतदान के द्वारा उस पर मंजूरी प्राप्त करनी होती है। चौथा है मित्रों, बजट में आय के अनुमानित क्षेत्रों तथा कर से संबंधित प्रस्ताव अलग अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उस पर भी मंजूरी लेनी पड़ती है। मित्रों, लोकसभा में पारित होने के बाद वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखना मित्रों, वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा और लोकसभा से पारित होने के बाद उसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा को इस विधेयक से संबंधित आवश्यक सिफारिशों के साथ 14 दिन के अंदर वापस लोकसभा के पास भेजना पड़ता है। लोकसभा ने वित्त विधेयक को पास कर दिया है तो राज्यसभा में जाएगा और 14 दिन के अंदर उसे लोकसभा को वापस करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर उसमें कोई सुधार सिफारिश करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन 14 दिन के अंदर
लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा वित्त विधेयक को वापस लोकसभा के पास नहीं भेजती है तो विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा द्वारा दी गई सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार करती है तो दोनों सदनों में संशोधित विधेयक पारित हुआ माना जाता है। लेकिन राज्यसभा की सिफारिशों को लोकसभा अस्वीकार करे तो लोकसभा में मूल स्वरूप में पारित वित्त विधेयक दोनों सदनों में पारित माना जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से वित्तीय विधेयक मामलों में राज्यसभा की सत्ता लोकसभा की तुलना में सीमित है, कम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों में से लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, लोकसभा के पास ज़्यादा अधिकार हैं। मित्रों, इस तरह विविध प्रक्रियाओं के अंत में दोनों सदनों में पारित वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी और राष्ट्रपति की स्वीकृति उन्हें देनी ही पड़ती है। अगर बजट संसद में पारित नहीं होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। मित्रों, इसके अलावा विधान सदनों में देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संरक्षण, सुरक्षा तथा विदेशी मामलों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के प्रश्नों पर विचार विमर्श किया जाता है। लोकसभा कार्यपालिका, मंत्रिमंडल तथा कार्यकारी अधिकारियों के कामकाज पर नज़र और नियंत्रण रखती है। सार्वजनिक वित्त का कार्यक्षम तथा व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाए, इस पर निगरानी रखने का कार्य, नज़र रखने का कार्य जनता के प्रतिनिधियों का है। इस तरह लोकसभा सार्वजनिक वित्त के उपयोग पर सीधे तथा अंतिम नियंत्रण रखती है। मित्रों, संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका द्वारा नया कर नहीं लगाया जा सकता। कोई भी नया कर लगाना है तो उसे संसद की मंजूरी लेनी होगी सरकार को। वर्तमान करों में कोई फेरबदल भी नहीं किया जा सकता बिना संसद की मंजूरी के। कार्यपालिका के खर्च पर विधायिका का नियंत्रण होने के कारण इसे सार्वजनिक धन का रक्षक अर्थात कस्टोडियन माना जाता है। इसके अलावा संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल जैसे लोगों के सामने संविधान भंग के आरोप में महाभियोग प्रस्ताव पारित कर उन्हें उनके पद से हटा सकती है। तो इस प्रकार से संसद को संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं। विधायिका एक अधिकार से सुरक्षित है। तो इस प्रकार से मित्रों, हमने देखा कि कोई विधेयक कैसे कानून बनता है। मित्रों, अब हम लोग राज्य स्तरीय विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। राज्य स्तरीय विधायिका अर्थात राज्यों की। अपने को पता है मित्रों कि राज्य स्तरीय विधायिका दो प्रकार की है, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो दोनों को आइए देखते हैं। मित्रों, विधानसभा, प्रत्येक राज्य में एक विधान सदन होता है जिसे विधानसभा कहा जाता है। विधानसभा राज्य स्तरीय विधायिका का निचला सदन अर्थात निम्न सदन है। और दूसरा है मित्रों विधान परिषद। विधानमंडल के दूसरे सदन को विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद विधानमंडल का ऊपरी सदन है अर्थात उच्च सदन है। मित्रों, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में 2 सदन वाला विधानमंडल है। वहाँ ऊपरी सदन विधान परिषद तथा निचला सदन निम्न सदन अर्थात विधानसभा के नाम से जाना जाता है। मित्रों, गुजरात का विधानमंडल 1 सदनों वाला है अर्थात यहाँ मात्र विधान सभा है अर्थात गुजरात में विधान परिषद नहीं है। अलग अलग राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग है। मित्रों, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संविधान के अनुसार किसी भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविधान ने विधानसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की है। वो संख्या कितनी है? संख्या 60 से कम तथा 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मित्रों, वर्तमान समय में गुजरात में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 182 है। कितनी है? 182। मित्रों, अब हम लोग देखेंगे विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए अर्थात विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं।
तो पहली योग्यता है मित्रों कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो, वह पागल, दिवालिया तथा अपराधी घोषित न किया गया हो न्यायालय द्वारा, वह व्यक्ति विधानसभा सदस्य के रूप में उम्मीदवारी कर सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति में ये सभी योग्यताएं हों वह विधानसभा के लिए उम्मीदवारी कर सकता है, अर्थात वह विधानसभा का उम्मीदवार बनने के लिए योग्य है। मित्रों, विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा के कार्यकाल में देखें तो विधानसभा अस्थायी सदन नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसका विसर्जन होता है, अर्थात फिर चुनाव होता है और फिर से नई विधानसभा का गठन होता है। लेकिन कई बार असामान्य परिस्थितियों में संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार अगर राज्य की सरकार नहीं चल पा रही है या सरकार की रचना नहीं हो पा रही है, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा का विसर्जन करने की सिफारिश भेजता है तथा राष्ट्रपति को विधानसभा को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देता है। अर्थात राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार राज्यों में किसे है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल की सिफारिश पर। उस समय जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो तब उस समय राज्यपाल राज्य का संचालन करता है। विधानसभा सदस्य अपने में से ही विधानसभा के सरल संचालन के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेती है, जो सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। मित्रों, विधान परिषद सदस्य स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं, नामांकित स्नातकों, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों तथा अध्यापकों द्वारा निर्मित एक अलग मतदाता मंडल द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद सदस्य के लिए योग्यता में देखें तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक की आयु होनी चाहिए। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा की तरह ही इसके भी प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके भी 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही सदस्य फिर से चुन के आते हैं। राज्य में भी विधान परिषद रखना या न रखना यह राज्य निश्चित करता है कि किसी राज्य में विधान परिषद होगा कि नहीं, यह राज्य का अधिकार है और इसे निश्चित करने का अधिकार सत्ता संविधान द्वारा किसे दी गई है? राज्यों को दी गई है। गुजरात में मित्रों विधान परिषद नहीं है। लोकसभा की तरह ही विधानसभा के पास भी अधिक सत्ताएं, अधिक अधिकार, अधिक पावर है। विधानसभा में सामान्य तथा वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक विविध स्तरों से स्वीकृत होते हुए अंत में राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। मित्रों, जैसा आपने देखा कि कोई विधेयक कानून कैसे बनता है, उसी प्रकार से सेम प्रक्रिया राज्य में भी अपनाई जाती है। और राज्य में विधेयक दोनों सदनों या एक सदन जहां है वहां की मंजूरी मिलने के बाद उसे राज्य के राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल की मंजूरी मिल जाए, अर्थात राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाए, तो वह कानून उस राज्य में लागू माना जाता है। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने विधायिका के कार्यों, अधिकारों और उनकी सत्ताओं को देखा। मित्रों, आज इतना ही। शेष अगले भाग में, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।